हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, हमने एक सीरीज शुरू की हुई थी एचटेट के रिगार्डिंग, जिसमें हमने जो मेन क्वेश्चंस हैं उनको डील अप करने के लिए एक सीरीज शुरू की थी, जिसमें हम 50 से 60 क्वेश्चंस पर वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले थे। पिछली वीडियो के अंदर हमने द लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर था क्लास 11th का वो स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने 70 क्वेश्चंस किए थे। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो हमारी क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर के ऊपर रहने वाली है। क्लास 12th की नई एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अगर आपकी इसकी थ्योरी की वीडियो देखनी है तो थ्योरी की वीडियो भी हमारे चैनल के ऊपर हमने डाली हुई है, और वो देखने के बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस इस वीडियो के साथ कर सकते हैं। तो करें स्टार्ट। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्टअप कर लेते हैं। देखो जी, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें बताता है जी। देखो कहाँ से ये क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहले हमें टॉपिक यहाँ दिया हुआ है जी, स्टेमन से, माइक्रोस्पोरेंजियम से और पोलन ग्रेन से। जो क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस करेंगे वो 3 टॉपिक से हैं। कौन सा? स्टेमन से यानी मेल पार्ट से, माइक्रोस्पोरेंजियम से और पोलन ग्रेन से। ठीक है जी। अब फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोलता है फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द एग्जाइन ऑफ पोलन ग्रेन्स। देखो, पोलन ग्रेन होते हैं, ठीक है। अब पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, बेसिकली 2 लेयर्स होती हैं। बाहर की जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एग्जाइन बोलते हैं, और इनर जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है या नहीं है? इन दोनों लेयर्स से मिल करके क्या होती है, पोलन ग्रेन की कवरिंग होती है, राइट। 2 मेम्ब्रेन होती हैं, एक एग्जाइन और एक इंटाइन। बाहर वाली को, एग्जिट को हम एग्जाइन बोलते हैं, इनर जो होती है उसको इंटाइन बोलते हैं। अब एग्जाइन जो होती है वो किसकी कंपोज्ड होती है, ठीक है जी। तो वो किसकी बनी होती है बच्चों, स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन की। अब ये क्या है, ये हार्डेस्ट केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है जी। अब इसके ऊपर हाईली रेजिस्टेंट होता है, ठीक है जी। नो इफेक्ट ऑफ केमिकल्स, मतलब इसके ऊपर कोई केमिकल का इफेक्ट नहीं होता है। और इसी के वजह से क्या है, देखो अगर मैं यहाँ लिखूँ, हेल्प टू स्टोर पोलन ग्रेन्स एज फोसिल्स। अगर पोलन ग्रेन्स को एज एन फोसिल्स हमें स्टोर करके रखना है तो उसमें जो मेन रोल प्ले करता है वो कौन करता है बच्चे, स्पोरोपोलिन। एक हार्ड लेयर होती है स्पोरोपोलिन की, हार्डेस्ट केमिकल सब्सटेंस होता है, हाईली रेजिस्टेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट नेचर का होता है। कैसा होता है, एंटीऑक्सीडेंट। अब देखो, एक ही क्वेश्चन से हमने मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ फाइंड आउट किया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन, इन ए रीजन ऑफ जर्मपोर द एग्जाइन ऑफ पोलन ग्रेन। देखो, अब एक रीजन ऐसा आता है, एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे क्या होता है बच्चे, जो हमारी एग्जाइन है वो एब्सेंट होती है। वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। और उस एरिया को, उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं जर्मपोर। अब इस जर्मपोर का रोल क्या है, अब रोल ऑफ जर्मपोर, ये क्या है बच्चे, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। जो पोलन ट्यूब बनती है उसकी एंट्री के अंदर, उसके अंदर जब केमिकल्स का एक्सचेंज हो रहा होता है, वहाँ पे रोल प्ले कौन करता है बच्चे, जर्मपोर करता है। तो अब क्वेश्चन में पूछा है, इन रीजन ऑफ जर्मपोर द एग्जाइन ऑफ पोलन ग्रेन इज एब्सेंट। क्या होती है बच्चों, एब्सेंट होती है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब देखो फिर थर्ड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आया डाईथिकस एंथर। अब सबसे पहली चीज आई डाईथिकस। डाईथिकस, डाईथिकस का मतलब क्या है, टू थिका। कितनी थिका है, टू थिका है। किसके अंदर बच्चे, एंथर के अंदर। और अगर मैं बात करूं, एक एंथर के अंदर 2 थिका है, ठीक है। और लोब की अगर मैं बात करूं तो देखो, बाई लोब्ड सिचुएशन है। कैसी है बच्चे, बाई लोब्ड। एक एंथर बाई लोब्ड होता है, ठीक है जी। अब हमसे ये पूछा गया है, जो डाइथिकस एंथर है वो मोनोस्पोरेंजिएट होगा, बाइस्पोरेंजिएट होगा, टेट्रास्पोरेंजिएट होगा, या डिवॉइड ऑफ स्पोरेंजिया होगा। मतलब उसके अंदर देखो क्या सिचुएशन क्या होगी, 1 स्पोरेंजियम, 2 स्पोरेंजियम, 4 या बहुत सारे, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन सिंपल सी पूछी गई है तो डिवॉइड ऑफ स्पोरेंजिया इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो, पोलन ट्यूब प्रोट्रूड्स आउट ऑफ।
पोलन ट्यूब, देखो ये एक अगर मैं मान के चलता हूँ, यहाँ एक पोलन ट्यूब जनरेट हो रही है, किसके अंदर से? पोलन ग्रेन से। तो अब हमसे ये पूछा गया है, ये जो पोलन ट्यूब जनरेट हो रही है, ये बाहर की साइड जब आ रही है, ये कहाँ से आती है? वो किस रीजन से आती है? वो माइक्रोपाइलर रीजन से आती है, या कार्पोफोर से आती है, या जर्मपोर से आती है, या गाइनोपोर से आती है? ठीक है जी। तो वो कहाँ से डेवलप होती है? वो जर्मपोर से डेवलप होती है। हमेशा कहाँ से डेवलप होती है? जर्मपोर। और अगर मैं लिखूँ जर्मपोर, इट इज़ द पॉइंट, इट इज़ द पॉइंट वेयर स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट। जहाँ पे क्या होता है बच्चे? स्पोरोपोलिनिन क्या होता है? एब्सेंट होता है। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एंथर माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब अगर मैं इसको एमएमसी का नाम दूं तो वो गलत नहीं होगा ना, और इसी को अगर मैं दूसरा नाम दूं तो दूसरा नाम क्या हो सकता है? पोलन मदर सेल्स, इनको हम बोल सकते हैं जी। क्या बोल सकते हैं? पीएमसी, पोलन मदर सेल, इनको हम क्या बोलते हैं? पोलन मदर सेल। ठीक है। अब एंथर के अंदर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? अब वो मियोसिस से बनेंगे, या सिर्फ माइटोसिस से बनेंगे, या माइटोसिस मियोसिस दोनों से बनेंगे, या फिर एक से, माइटोसिस से या मियोसिस में से किसी से भी बन सकते हैं। ठीक है। तो जो मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं बच्चे, वो हमेशा किससे बनेंगे? मियोसिस से। अब मियोसिस को मैं अगर बात करूं, आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? रिडक्शनल डिवीजन का नाम भी दे सकता हूँ। क्या नाम दे सकता हूँ? रिडक्शनल डिवीजन। अब इसको रिडक्शनल डिवीजन का नाम क्यों दिया गया? सबसे पहली बात यही आई, इसको हमने रिडक्शनल डिवीजन का नाम क्यों दिया? रिडक्शनल डिवीजन का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो उसका कंटेंट होता है, चाहे वो डीएनए की बात हो, चाहे आरएनए की बात हो, चाहे कोई भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, वो आफ्टर डिवीजन क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। बट इन केस ऑफ माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस के अंदर अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो जितना नंबर होता है बच्चे, उतना ही क्या रहता है? सेम, जो कंटेंट है वो सेम रहता है। इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या है किसी प्रकार की तो बताइए हमें। ठीक है। अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आया, द पोलन ट्यूब इज मेड अप ऑफ। अब पोलन ट्यूब किसकी बनी होती है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है जी। अब सबसे पहली चीज़ तो क्या है? पोलन ट्यूब है क्या? अब देखो, जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है तो वहाँ से एक ट्यूब जनरेट करता है, जो एंट्री करती है किसके अंदर? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर, और कैरी किए होते हैं किसको बच्चे? नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स को, राइट। ठीक है। अब ये पोलन ट्यूब किसकी बनी होती है? यानी क्वेश्चन में पूछा गया है कंपोजिशन ऑफ पोलन ट्यूब, यही बात पूछी गई है। ठीक है। अब आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा गया है कि ये पोलन ट्यूब किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है, लिग्निन की बनी होती है, और या लिग्नोसुबेरिन की बनी होती है? तो इसमें जो रोल प्ले करती है वो हमारी इंटाइन मेम्ब्रेन करती है। इंटाइन जो लेयर होती है, एक्साइन और इंटाइन, तो वो पेक्टोज और सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है जी। अब वो हमारी पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। जो पोलन ट्यूब अगर मैं बात करूं तो वो बेसिकली किसकी बनी होती है? पेक्टोसेलुलोज की। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है। अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखो, घुमा दिया ना यहीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन आपको पीछे वाले का आंसर यहाँ से रिलेटेड मिलेगा। द पोलन ट्यूब एमर्जेस आउट थ्रू द जर्म पोर फ्रॉम। कहाँ से बनती है? देखो पीछे ही मैंने बताया था कहाँ से बनती है, इंटाइन से। और इंटाइन में भी देखो, अब अगर ये देखो, ये हमारा पोलन ग्रेन है। अब उस पोलन ग्रेन के अंदर दो टाइप के सेल्स होते हैं। एक हमारा क्या होता है? वेजिटेटिव सेल, राइट। और दूसरा जो हमारा है वो क्या होता है? जनरेटिव सेल। दूसरा क्या होता है? जनरेटिव सेल। ठीक है जी। अब हमसे ये पूछा गया है कि कौन से पार्ट से जो हमारी पोलन ट्यूब है वो बाहर निकलती है? एक्साइन ऑफ वेजिटेटिव सेल, इंटाइन ऑफ वेजिटेटिव सेल, एक्साइन ऑफ जनरेटिव सेल, इंटाइन ऑफ जनरेटिव सेल। तो जो इंटाइन ऑफ वेजिटेटिव सेल होती है, इंटाइन से तो बनी होती है, बट कौन से सेल से? वेजिटेटिव सेल से। वेजिटेटिव सेल के इंटाइन से क्या होती है बच्चे? हमारी पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है।
अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डीकम्पोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन इज प्रिवेंटेड बाय। अब देखो डीकम्पोजिशन हो रहा है यानी ब्रेक डाउन हो रहा है, ब्रेक डाउन से हमें क्या करना है बच्चे, प्रिवेंशन करना है। किसका करना है बच्चे, किसका करना है, पोलन ग्रेन्स का। ठीक है, अब पोलन ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए देखो फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने डिस्कस किया था, पोलन ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए किसका रोल है, स्पोरोपोलिनिन का रोल है। और स्पोरोपोलिनिन का रोल क्यों है, क्योंकि स्पोरोपोलिनिन क्या है बच्चे, स्पोरोपोलिनिन एक क्या है, हार्डेस्ट केमिकल सब्सटेंस था। ठीक है जी, जिसके ऊपर क्या था, हार्डेस्ट केमिकल सब्सटेंस था, जिसके ऊपर कोई भी टेम्परेचर का, कोई भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ का, ठीक है, और किसी भी टाइप के प्रेशर का या किसी भी एटमॉस्फेरिक इफेक्ट का कोई रोल नहीं था। तो इसलिए वो क्या कर रहा है बच्चे, वो स्टोरेज हाउस मतलब एज एन स्टोर करने के लिए पोलन ग्रेन्स को किसका रोल है, स्पोरोपोलिनिन का। अब यहाँ क्या करना है, डिकम्पोजिशन से बचाना है ना, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, स्पोरोपोलिनिन। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई, आई थिंक क्लियर होगी। अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, देखो reproduction in plants. Next question is number of layers in the anther wall is। अब देखो बच्चे, अब हमसे एक चीज पूछी गई है, क्या पूछा गया है कि एंथर के अंदर कितनी लेयर्स होती हैं, यही बात है ना, यही बात पूछी गई है। अब हमें ये तो पता है कि 4 लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर होती हैं, 4 होती हैं जी। कौन सी होती हैं, अब देखो फिर ये आंसर तो हमें मिल गया 4। अब सबसे बाहर जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, एपिडर्मिस। ठीक है, अब इस एपिडर्मिस को मैं आउटर मोस्ट लेयर बोलूँ तो वो गलत नहीं होगा जी, क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड लेयर होती है वो क्या होती है, हमारी एंडोथीसियम होती है। क्या होती है, एंडोथीसियम। अब ये सेकेंड लेयर है। ठीक है, अब ये एंडोथीसियम के बाद जो थर्ड लेयर जो हमारी आती है वो क्या आती है बच्चे, मिडल लेयर्स। वो क्या आती हैं, मिडल लेयर। इतनी बात क्लियर है। अब ये थर्ड लेयर हो गई जी। ठीक है, उसके बाद फोर्थ जो लेयर आती है उसको हम क्या बोलते हैं, टेपिटम। उसको हम क्या बोलते हैं, टेपिटम। अब ये क्या है, हमारी इनर मोस्ट लेयर है। ठीक है, अब जब हम टेप्टम के बारे में पढ़ते हैं तो टेप्टम के बारे में पढ़ने के टाइम पे हमें पता चलता है कि वो क्या होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं। कैसी कंडीशन में होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएट। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वो क्या करती हैं, वो पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। क्या प्रोवाइड करती हैं, नरिशमेंट। और ये जो बाकी 3 लेयर्स होती हैं ये क्या करती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई आपको। तो नंबर ऑफ लेयर्स पूछा था एंथर वॉल के अंदर, तो एंथर की वॉल के अंदर कितनी लेयर्स होती हैं, बेसिकली 4 लेयर्स होती हैं। बाहर वाली एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीशियम, उसके बाद मिडल लेयर, और लास्ट वाली जो बच गई हमारी वो क्या बच गई, वो क्या बच गई, वो बच गई जी हमारी टेपेटम। टेपेटम इनर मोस्ट लेयर है, मल्टी न्यूक्लिएट होती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। क्लियर हुआ नहीं हुआ, आई थिंक हो गया होगा। चलो आगे देखो भाई, which layer in anther wall helps in dehiscence। dehiscence of anther, जब हम ब्रेक डाउन की बात कर रहे हैं, रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन्स की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर कौन सी ऐसी लेयर है जो क्या कर रही है बच्चे, एक तरीके से हेल्प कर रही है डिहाइसेंस और रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन्स के अंदर। ठीक है जी, यही हमें बताना है। अब उसमें एपिडर्मिस का रोल है, एंडोथीसियम का रोल है, टेपिटम का रोल है, या मिडल लेयर्स का है। देखो अब टेपिटम का तो कोई रोल यहाँ नहीं है, क्योंकि टेपिटम क्या करती है, नरिशमेंट का काम करती है। किसका काम करती है, नरिशमेंट का। तो वो तो हो गई साइड। अब बच गई डिहाइसेंस में 3 रोल, तीनों का क्या है, प्रोटेक्शन में रोल है। बट जो मिडल वॉल लेयर्स होती हैं वो क्या करती हैं, रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन्स में या डिहाइसेंस ऑफ एंथर में रोल प्ले करती हैं। ठीक है, कौन सी लेयर्स, मिडल वॉल लेयर्स। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जस्ट वेट फॉर ए मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन इतने आप पढ़िए, उसके बाद आप आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। मैं 2 मिनट में आपके पास दोबारा से जुड़ता हूँ।
सॉरी फॉर इंटरप्शन। देखो भाई क्या क्वेश्चन था नेक्स्ट, न्यूट्रिटिव टिश्यू इन एंथर इज। अब एंथर के अंदर न्यूट्रिटिव टिश्यू यानी न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है। अब एंथर में कितनी लेयर्स थी, 4 लेयर्स थी जी। 4 लेयर्स कौन सी थी, अभी हमने बात की। पहली जो लेयर थी वो क्या थी, एपिडर्मिस, ठीक है। सेकंड जो लेयर थी वो क्या थी, एंडोथीशियम, ठीक है। थर्ड जो लेयर थी उसको हमने क्या नाम दिया, मिडल लेयर। और फोर्थ जो थी हमारी वो क्या थी बच्चे, फोर्थ जो हमारी थी वो क्या थी, यस टेल मी, टेपेटम। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सी न्यूट्रिटिव वर्क कर रही थी। अब जो फर्स्ट 3 थी वो क्या कर रही थी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही थी, और फोर्थ जो थी वो क्या कर रही थी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही थी। इतनी बात हमने पहले की थी ना, तो आंसर जो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, टेपेटम निकल के आ जाएगा, ठीक है जी। अब देखो लार्जर सेल इन द पोलन ग्रेन्स इज, अब इससे आसान कोई क्वेश्चन आई थिंक हो नहीं सकता है। अब लार्जर सेल पूछा है हमसे किसके अंदर बचे, पोलन ग्रेन्स के अंदर। वो जनरेटिव सेल होता है, वेजिटेटिव सेल होता है, वो आपको बताना है, ठीक है जी। तो वो हमेशा क्या होता है, वेजिटेटिव सेल होता है। क्या होता है, वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल ही होता है ना, यस टेल मी। यस, स्ट्रक्चर बना लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो ऊपर जो लार्ज सेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, वेजिटेटिव सेल, ठीक है। और जो स्मॉल सेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जनरेटिव सेल, ठीक है जी। अब जो वेजिटेटिव सेल होता है वो लार्जर साइज का होता है, जनरेटिव सेल स्मॉलर साइज का होता है। जनरेटिव सेल के अंदर ही क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं। तो आंसर हमारा क्या निकल के आया यहाँ पे, जनरेटिव सेल। इतनी सॉरी, जनरेटिव सेल नहीं, वेजिटेटिव सेल, क्लियर है, ओके। In 60% angiosperms, pollen grains is released at, ओके क्वेश्चन आया जी। 60% एंजियोस्पर्म्स में पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, 2 सेल्ड स्टेज में होते हैं या 3 सेल्ड स्टेज में होते हैं। तो वो हमेशा क्या होते हैं मुझे, 2 सेल्ड स्टेज में। किस में होते हैं, 2 सेल्ड स्टेज में। किसके अंदर होते हैं, 2 सेल्ड स्टेज के अंदर होते हैं जी। और बाकी 40% में क्या होते हैं, वो 3 सेल्ड स्टेज के अंदर होते हैं। अब ये 2 सेल्ड स्टेज क्या है, 2 सेल्ड में तो क्या हो गया, एक वेजिटेटिव सेल है, एक जनरेटिव सेल है। 3 सेल्ड में क्या हो जाएगा, ये जनरेटिव सेल के अंदर क्या हो जाते हैं, 2 मेल गैमीट पैदा हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एंजियोस्पर्म्स मेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। अब पहली चीज आ गई भाई, ठीक है, वो क्या है, वो ये पूछा रहा है, इन एंजियोस्पर्म्स मेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। एंजियोस्पर्म्स के अंदर यानी फ्लावरिंग प्लांट के अंदर मेल गैमीट्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। अभी मैंने बताया एक क्या था, वेजिटेटिव सेल, और दूसरा क्या था, जनरेटिव सेल। और जनरेटिव सेल के अंदर क्या बताए थे, मेल गैमीट्स। तो आंसर यहाँ पे क्या आ गया बच्चे, जनरेटिव सेल, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर इन ईयर्स। अब किसके अंदर स्टोर किया जा सकता है, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। किसके अंदर बच्चे, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, और माइनस 196 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ठीक है। उसको क्या किया जा सकता है, स्टोर करके रखा जा सकता है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब देखो फिर, अब आंसर यहाँ से आपको मिल गया होगा, इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर, किसके अंदर, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। एट वट टेम्परेचर पोलन ग्रेन्स आर स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टाइम, -196 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर रहता है उसके ऊपर ही हम क्या कर सकते हैं, पोलन ग्रेन्स को स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, आई थिंक दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए इस चीज़ के अंदर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके जी, क्या है, पोलन एलर्जी इज कोज्ड बाय। अब आया क्वेश्चन, पोलन एलर्जी। अब पहली चीज़ आ गई भाई, पोलन एलर्जी होती क्या है, कंडीशन जिसमें क्या होता है बच्चे, जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स अफेक्ट कर रहे हैं किसको, बॉडी को, पोलन अफेक्ट द बॉडी, ठीक है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि
ये एलर्जी कोज करने वाली कौन सी स्पीसीज है? कैरेट ग्रास है, मैंगीफेरा है, लेमन ग्रास है या धूप ग्रास है? तो जो कैरेट ग्रास है वो हमारी क्या करती है बच्चे, वो एलर्जी कोज करती है। और ये कैसे आई थी? ये वीट के साथ आई थी, वीट के साथ इम्पोर्ट हुई थी। और जब बॉडी इसके साथ क्या होती है बच्चे, कांटेक्ट में आती है, तो वहाँ पे क्या हो जाती है, हिस्टामाइन का रिलीज ज़्यादा हो जाता है और एलर्जिक रिएक्शंस कोज करती है। क्या करती है? एलर्जिक रिएक्शंस। इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन सीरियल्स लाइक राइस एंड व्हीट पोलन ग्रेन्स लूज वायबिलिटी। देखो कुछ अनाज के एग्जाम्पल दिए हैं, राइस और व्हीट के, जिसके अंदर वायबिलिटी कितना जल्दी लूज हो जाती है वो हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब हमसे एक सिंपल सा सवाल यही पूछा है कि वायबिलिटी क्या होता है। वायबिलिटी अगर मैं डिफाइन करूं, एबिलिटी ऑफ सीड to remain itself in ability to grow। देखो एक वो कैपेबिलिटी, एक वो एबिलिटी सीड की जिस टाइम पीरियड तक वो क्या कर सकता है, वो ग्रो कर सकता है। तो राइस और व्हीट के अंदर वो एबिलिटी कितनी होती है उसे? 30 मिनट्स की होती है। कितनी होती है? 30 मिनट्स की। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन। फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट इज। मेल गैमेटोफाइट का फर्स्ट सेल जो बनता है, मेल गैमेटोफाइट का फर्स्ट सेल कौन सा होता है? वो हमेशा क्या होता है बच्चे? पोलन ग्रेन होता है। क्या होता है? पोलन ग्रेन। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है, अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो अभी तक हमने क्वेश्चन किसके ऊपर किए थे? मेनली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। अब जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो किसके ऊपर आएंगे? वो पिस्टिल के ऊपर आएंगे जी, वो मेगास्पोरेंजियम के ऊपर आएंगे और वो एम्ब्रियोसैक के ऊपर। अब देखो जो लोग पूरा चैप्टर एक साथ नहीं पढ़ते हैं उनके लिए, जैसे 19 क्वेश्चंस तक आपने एक टॉपिक किया तो वहाँ तक आप रिवाइज कर सकते हैं। अब क्या है, सेकंड पार्ट आएगा, फिर इसी तरीके से थर्ड पार्ट आएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस किसके ऊपर आएंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से ज़्यादा आएंगे। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है। ओव्यूल्स आर यूनिटेगमिक एंड एनाट्रोपस इन द मेंबर्स ऑफ। देखो यूनिटेगमिक मतलब टेगमन। टेगमन क्या होती है बच्चे? जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन जो होती है ओव्यूल की, उसको हम क्या बोलते हैं? टेगमन बोलते हैं। ठीक है, अब सीड के अंदर अगर मैं बात करूं, सीड के अंदर दो लेयर्स होती हैं जिसको हम टेस्टा एंड टेगमन, याद है? ठीक है, टेस्टा एंड टेगमन नाम दिया था। अब ये टेस्टा एंड टेगमन बेसिकली क्या है? ओव्यूल्स की लेयर है। ठीक है, यूनिटेगमिक है मतलब एक टेगमन उनके अंदर है। एनाट्रोपस कंडीशन है। ठीक है, अब वो किसके अंदर है वो कंडीशन, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है जी, कौन सी फैमिली के अंदर? मालवेसी के अंदर, एस्ट्रेसी के अंदर, लिलिएसी के अंदर, फैबेसी के अंदर। तो एस्ट्रेसी एक ऐसी फैमिली है जिसके अंदर क्या होती है बच्चे? ये कंडीशन आती है। क्लियर है? ठीक है, अब देखो फिर 21 क्वेश्चन। विच ऑफ फॉलोइंग ओव्यूल इज कॉमनली कॉल्ड ए इन्वर्टेड ओव्यूल। अब उल्टा ओव्यूल, उल्टा है उस कंडीशन के अंदर, किसको हम बोलते हैं? इन्वर्टेड ओव्यूल। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। जो एनाट्रोपस ओव्यूल होता है, एनाट्रोपस जो कंडीशन है उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड ओव्यूल। क्या बोलते हैं जी? इन्वर्टेड ओव्यूल। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, एम्फीट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, इस तरीके से 6 टाइप ऑफ कंडीशंस हैं। ठीक है, जो आप डिटेल के अंदर जब हायर क्लासेस में जाते हैं तब पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोज इन एंजियोस्पर्म। अब हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है जी, कॉमन टाइप ऑफ न्यूट्रिटिव टिश्यू। टिश्यू बताना है जो क्या कर रहा है? न्यूट्रिशन। जो क्या प्रोवाइड कर रहा है जी? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, यानी खाना दे रहा है। क्या दे रहा है? खाना। अब वो खाना दे रहा है, किसको दे रहा है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यानी किसको दे रहा है? एम्ब्रियो को दे रहा है। और किस कंडीशन के अंदर? एंजियोस्पर्म्स के अंदर, यानी फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। तो वो क्या होते हैं? वो हमेशा एंडोस्पर्म्स होते हैं। एंडोस्पर्म एक्ट एज न्यूट्रिटिव टिश्यू ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, उसके बाद देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रियो सैक
ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज, देखो फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सेक जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर होता है वो क्या होता है बच्चों, वो होता है जी 7 सेल्ड। वो क्या होता है 7 सेल्ड। अगर आपने कंडीशन देखी हो तो इस तरीके की कंडीशन होती है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये कंडीशन होती है जी, जिसके अंदर 2 सिनर्जिड्स होते हैं, एक एग सेल होता है, 3 एंटीपोडल होते हैं, ये 3 एंटीपोडल हैं, ठीक है। ये एक सिनर्जिड मान लेते हैं, सॉरी ये 2 सिनर्जिड हैं, ये एक एग सेल है और ये हमारी क्या है पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है। और ये कंडीशन जो है वो क्या होती है 7 सेल्ड, कैसी कंडीशन होती है 7 सेल्ड, और न्यूक्लियस इसके अंदर क्या होते हैं 8 होते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं 8 न्यूक्लिएट। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो इस कंडीशन को हम 7 सेल्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे 7 सेल्ड। क्लियर हुआ नहीं हुआ? आई थिंक हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो 24 क्वेश्चन। The ratio of cells present in fully developed male and female gametophyte respectively in angiosperms is, देखो अब हमें ये बताना है जी रेशियो ऑफ सेल्स किसके अंदर बचे, फुली डेवलप्ड मेल के अंदर और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, किसके अंदर एंजियोस्पर्म्स के अंदर। अब हमें एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर कितने % मेल होंगे और कितने % फीमेल होंगे जी, ये हमसे पूछा गया है। तो वो रेशियो हमेशा कितना निकल के आता है 3:7 निकल के आता है। कितना आता है 3:7, ये आप याद रखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ, याद रखेंगे जी, ठीक है। अब वो निकालना कैसे वो हम बाद में बता देंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ याद रखना है 3:7 रेशियो से वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम एक वैल्यू दिए तो दूसरा हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो न्यूसेलस इज सिनोनिमस विद, सिनोनिमस न्यूसेलस किसके साथ है, ठीक है। अब ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं इंटेगुमेंट्री मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरेंजियम, फीमेल गैमेटोफाइट। तो जो न्यूसेलस होता है वो किसकी तरह काम करता है बच्चे, मेगास्पोरेंजियम की तरह, किसकी तरह, मेगास्पोरेंजियम की तरह। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है। अब उसके बाद देखो फिर क्वेश्चन नंबर 26, द सेल्स इन एग अपैरेटस आर। अब एग अपैरेटस देखो ऊपर क्या था, एंटीपोडल्स थे, कितने थे 3 थे। अब एग एपैरेटस की मैं बात करूं तो एग एपैरेटस में भी कितने सेल होते हैं 3 होते हैं। अब एक क्या होता है बच्चे हमारा एग होता है, ठीक है, प्लस साथ में 2 क्या होते हैं एंटीपोडल, सॉरी 2 हमारे होते हैं सिनर्जिड्स, 2 हमारे क्या होते हैं सिनर्जिड्स। इतनी बात क्लियर है। और इन तीनों से मिलकर के क्या बनता है एग एपैरेटस। तो एक एग सेल और 2 सिनर्जिड्स, तो आंसर नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। अब चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। If the egg cell of an angiospermic plant has 20 chromosomes, the chromosome present in the product of syngamy, triple fusion and nucellus is, देखो जी एग सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं, एग सेल के अंदर 20 क्रोमोसोम्स हैं। कितने क्रोमोसोम्स हैं 20, ठीक है जी। अब एग के अंदर 20 हैं, मतलब n20 है। अब मेल के अंदर कितने होंगे 20 होंगे, तो n+n। अब पूछा क्या है सबसे पहले सिनगैमी के अंदर, तो कितने आ जाएंगे जी 40 आ जाएंगे, ठीक है। ट्रिपल फ्यूजन के अंदर कितने आ जाएंगे 60 आ जाएंगे जी। न्यूसेलस जो हमारा वो क्या है वो भी क्या होता है 2n स्टेज में होता है, तो उसके अंदर कितने आ जाएंगे 40 आ जाएंगे। देखो मैंने कैसे किया, अब एग सेल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो उसमें 20 है। ऑब्वियस सी बात है मेल के अंदर भी कितने होंगे 20 होंगे, तो टोटल कितने होंगे सिनगैमी में 2n स्टेज में मतलब 40, ट्रिपल फ्यूजन में 3n स्टेज में 60, और न्यूक्लियस के अंदर कितने, सॉरी न्यूसेलस के अंदर कितने हो जाएंगे 2n स्टेज है, तो उसमें भी कितने हो जाएंगे 40। अब देखो 40 60 40, अब ये कंडीशन किसके अंदर है, ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। क्लियर हुआ? अब इजीली इस तरीके से क्या कर सकते हैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन किसको समझ आया है वो कमेंट सेक्शन में यस करके हमें बताएंगे कि ये क्वेश्चन समझ आया है या नहीं आया। अगर नहीं आया है, बाई चांस किसी को नहीं आया है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं प्लॉइडी के बेसिस पे इसको निकाल सकते हैं। अगर आपको प्लॉइडी पता है तो आप इजीली उसको निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ n की वैल्यू कितनी दी हुई है 20, अब हमें जाइगोट की वैल्यू पता है 2n होती है, प्लॉइडी हमें पता है, ट्रिपल फ्यूजन में क्या कंडीशन होती है 3n होती है, न्यूसेलस में हमें पता है 2n होती है। तो अब देखो n की वैल्यू हमें पता है, यहाँ क्या आ गया 40, यहाँ क्या आ गया 60, और यहाँ कितना आ गया बच्चे 40। अब आंसर नंबर 3 जो है हमारा वो क्या है करेक्ट आंसर है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ?
होपफुली ये हो गया होगा। इसको 10 सेकंड के लिए पॉज कर देता हूँ ताकि आप एक बार इसको देख लें और समझ आ जाए आपको। चलें आगे, देखो फिर। फिलिफॉर्म apparatus इज फाउंड इन। अब फिलिफॉर्म apparatus किसके अंदर मिलता है ये हमें बताना है जी। ठीक है, अब देखो फिर वही फिर डायग्राम एम्ब्रियोसैक का। अब ये क्या है, एक्सेल 2 है सिनर्जिड। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चे, फिलिफॉर्म apparatus होता है। वो किससे डेवलप होता है, वो सिनर्जिड्स के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, सिनर्जिड से। ना एक्सेल का रोल है, ना एंटीपोडल का है, ना सेंट्रल सेल का है। ठीक है, देखो फिर बाइन्यूक्लिएटेड सेल इन एम्ब्रियोसैक इज। बाइन्यूक्लिएटेड सेल पूछा गया है, मतलब जिसके अंदर न्यूक्लियस 2 हैं। अब देखो टोटल सेल कितने होते हैं जी, टोटल सेल होते हैं 7। अब अगर मैं बात करूँ तो ये देखो 3 क्या है हमारे एंटीपोडल, एक एक न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस। अब ये और ये, ठीक है जी। अब 2 हमारे क्या हो गए, सिनर्जिड्स, और एक हमारा क्या होता है, एग सेल। तो ये भी क्या होते हैं, सिंगल न्यूक्लियस होते हैं। बट यहाँ पे ये देखो, ये जो लार्ज सेल है उसके अंदर कितने न्यूक्लियस हैं, उसके अंदर 2 न्यूक्लियस हैं। ये 2 न्यूक्लियस दिख रहे हैं आपको। इन दोनों न्यूक्लियस को ही हम क्या बोलेंगे, बाइन्यूक्लिएट कंडीशन। अब बाइन्यूक्लिएट कंडीशन भी है, किसके अंदर है, एम्ब्रियोसैक के अंदर भी है। और इस सेल को हम क्या बोलते हैं बच्चे, सेंट्रल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल। समझ आई बात, ठीक है। अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ठीक है जी। अब देखो, जब हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर हम इजीली ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, ड्राइंग हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो स्ट्रक्चर को छोड़ देते हैं। बट हम सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर फोकस कर लेते हैं। ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में जो जंक्शन होता है उसको हम क्या नाम देते हैं बच्चे, हाइलम का नाम देते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन के अंदर ये गिवन क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है। ठीक है, क्लियर है। कोलियोप्टाइल, कोलियोरेजा, ये एम्ब्रियोसैक के अंदर, सॉरी हाँ, जो मोनोकोटिलिडन एम्ब्रियो होते हैं, डाइकोट एम्ब्रियो होते हैं, वहाँ पे इनका रोल आता है। रेफे का भी रोल यहाँ पे नहीं रहता है। ठीक है जी। अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय। अब देखो लोअर जो पार्ट है, बेसल जो पार्ट है, वो हमसे पूछा गया है, वो ओव्यूल का, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम चैलेजल पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चैलेजल पार्ट। बेसल पार्ट को हम बोलते हैं चैलेजल एंड। और अगर हमसे पूछ लिया जाए प्रोक्सिमल एंड जो है वो कौन सा है, प्रोक्सिमल एंड जो हमारा है वो क्या होता है, माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। फ्यूनिकल और आइलम, फ्यूनिकल्स ठीक है, टिगेलम कोई वर्ड यहाँ से रिलेटेड नहीं है ओव्यूल के बेसल पार्ट से। उसके बाद देखो, इन विच ऑफ फॉलोइंग प्लांट ओवरी स्टाइल आर फ्यूज्ड बट स्टिग्मा आर फ्री। ओवरी और स्टाइल क्या है, फ्यूज्ड है, बट स्टिग्मा क्या है, फ्री है। अब किस मीन प्लांट्स में से किसके अंदर ये कंडीशन होती है, धतूरा में, हिबिस्कस में, पपाया में, या गवावा के अंदर, ये हमसे पूछा गया। तो हिबिस्कस में ये सिचुएशन होती है। ठीक है, फ्यूज्ड ओवरी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। क्लियर हुआ, नहीं हुआ। ओवरी विद मेनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन। अब क्या इसको मैं मल्टी लोक्यूलर ओवरी बोल सकता हूँ। ठीक है, अब ये कंडीशन किसके अंदर प्रेजेंट होगी, वीट में, पैडी में, सनफ्लावर में, या पपाया में। ठीक है, ओवरी विद मैनी ओवल्स, यानी सीड्स का नंबर क्या है, ज़्यादा है। अब यहाँ भी अगर आपको आंसर सोचने की ज़रूरत पड़ रही है तो फिर कहाँ कहाँ स्टैंड कर रहे हैं हम लोग। पपाया आप रोज़ खाते हैं, उसके अंदर कितने बीज होते हैं, सीड कितने होते हैं, ज़्यादा ही होते होंगे, तो वहाँ से आंसर आ सकता है आपका इजीली। अब आ गया जी नया टॉपिक, क्या है, पोलिनेशन। ठीक है, अब पोलिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस इसके अंदर डिस्कस होंगे। अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 34, पोलिनेशन इन क्लोज्ड फ्लावर इज कॉल्ड। देखो पोलिनेशन हो रही है किसके अंदर, क्लोज्ड फ्लावर्स के अंदर। अब क्लोज्ड फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। इतनी बात तो हमें पता है। ठीक है, और जो ओपन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, चेस्मोगैमस फ्लावर। क्या बोलते हैं, चेस्मोगैमस फ्लावर। इतनी चीज़ हमने पढ़ी हुई है।
ठीक है। अब देखो क्लिस्टोगैमस फ्लावर में पोलिनेशन हो रही है। अब यहाँ ऑप्शन क्या दिया हुआ है, क्लिस्टोगैमी, चेस्मोगैमी, होमोगैमी, एलोगैमी। एलोमेट क्या होते हैं, डिफरेंट गैमीट्स। होमोगैमी में सेम गैमीट्स। चेस्मोगैमी के अंदर क्या है भाई, ओपन की बात करेंगे, और क्लिस्टोगैमी में किसकी बात करेंगे, क्लोज्ड की बात करेंगे। आंसर आपको मिल गया है या नहीं मिला, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लिस्टोगैमी बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, क्लिस्टोगैमी। ठीक है, समझ आया। अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलिनेशन बिटवीन टू फ्लावर्स प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। अब देखो एक ही प्लांट है, उसके दो फ्लावर हैं, ठीक है, और उनके अंदर क्या हो रहा है भाई, पोलिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है जी क्रॉस पोलिनेशन का। ठीक है, किसका है, क्रॉस पोलिनेशन का। और क्रॉस पोलिनेशन में भी फिर हम दो चीज़ें पढ़ी थी, एक जीनोगैमी और एक जेटोनोगैमी। अब हमें बोला क्या गया है, हमें बोला गया है कि वो हैं तो एक ही प्लांट के ऊपर, मतलब जेनेटिकली वो क्या है, सेम है, बट 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 अगर मैं मॉर्फोलॉजिकली बात करूँ तो वो क्या हो सकते हैं, वो डिफर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अलग अलग फ्लावर हैं तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, जिटोनोगैमी। और अगर ये अलग अलग प्लांट के ही ऊपर होते तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीनोगैमी। ठीक है, ऑटोगैमी यानी एक ही फ्लावर के अंदर होता, डाइकोगैमी, हर्कोगैमी, इसमें हम अलग अलग कंडीशंस को पढ़ते हैं। ठीक है जी, समझ आई बात। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमें, 36 क्वेश्चन, बेस्ट मेथड फॉर सेल्फ पोलिनेशन इज। अब हमें क्या करना है भाई, सेल्फ पोलिनेशन करनी है। क्या करनी है, सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, अब वो सेल्फ पोलिनेशन के लिए जो सबसे सुटेबल मेथड है वो हमें बताना है। अब चेस्मोगैमी, इसके अंदर क्या होते हैं, फ्लावर्स ओपन रहते हैं। ठीक है, क्लिस्टोगैमी, इसके अंदर क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। सेल्फ स्टेरिलिटी मतलब क्या है, अपने आप को इनकेपेबल बना रहे हैं, किसके बच्चे, रिप्रोडक्शन के। ठीक है, पोलन प्री पोटेंसी यानी कैपेबिलिटी को हमने क्या कर दिया, कहीं ना कहीं हाई कर दिया। तो अब देखो ये भी इंटर रिलेट नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा है। क्लोज्ड के अंदर क्या होंगे, चांसेस 100% होंगे सेल्फ पोलिनेशन के, और यहाँ पे लेस देन 100% होंगे। तो जो बेस्ट सुटेबल आंसर बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, क्लिस्टोगैमी, जिसके अंदर हम क्या करेंगे बच्चे, क्लोज्ड फ्लावर्स होंगे। तो मतलब ऑब्वियस सी बात है उनका एक्सपोजर नहीं होगा, एक्सपोजर नहीं होगा तो उनके अंदर क्रॉस पोलिनेशन की टेंडेंसी भी मिनिमम होगी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरिका एंड वेलिस्नेरिया आर, देखो दो स्पीसीज दी, कैरिका एंड वेलिस्नेरिया। अब वो क्या है, मोनोइशियस हैं क्या, मोनोइशियस मतलब बाइसेक्सुअल। ठीक है जी, डाइशियस मतलब यूनिसेक्सुअल। ठीक है, अब उसके बाद पॉलीगैमस और गाइनोमोनिशियस, ये दो अलग कंडीशंस दे दी गई। अब हमें ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी सुटेबल आंसर है। देखो वो दोनों क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। कैसे होते हैं हमसे, यूनिसेक्सुअल। वेलिस्नेरिया का वाटर पोलिनेशन के अंदर हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ठीक है, और वो क्या होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, और उसके अंदर जो पोलिनेशन होता है वो कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंट। और वो एक्सटर्नल एजेंट का वहाँ का जो काम कर रहे होते हैं वो एबायोटिक एजेंट वाटर होता है। क्या होता है, वाटर। और वो क्या दिखाता है, हाइड्रोफिली दिखाता है। ठीक है, उसी के अंदर हम एक कंडीशन पढ़ते हैं, एपी हाइड्रोफिली और हाइपो हाइड्रोफिली। जब अगर ज़्यादा डिटेल में इस चीज़ के बारे में पढ़ना है तो हम उसके डिटेल स्टडी के लिए वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन इज, सेल्फ पोलिनेशन जेनेटिकली क्या है। ठीक है, अब हमसे चार कंडीशन दी हुई हैं वो हमें बतानी है, वो जिटोनोगैमी है, जीनोगैमी है, पॉलीगैमी है या डाइकोगैमी है। तो वो जेनेटिकली रेफर अगर उसको मैं करूँ तो वो जिटोनोगैमी है। वो क्या है, जिटोनोगैमी। जीनोगैमी किसका एग्जाम्पल है, क्रॉस पोलिनेशन का। ठीक है, उसके बाद देखो फिर द टाइप ऑफ पोलिनेशन इन डाइसियस प्लांट्स। डाइसियस प्लांट्स यानी क्या है, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, यूनिसेक्सुअल की। ठीक है, अब यूनिसेक्सुअल प्लांट्स के अंदर किस टाइप का पोलिनेशन होता है, ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर क्या होगा भाई, जीनोगैमी होगी या जिटोनोगैमी होगी। ठीक है, तो कोशिश क्या होगी, जीनोगैमी की रहेगी। तो आंसर हमारा क्या निकल आएगा यहाँ से, जीनोगैमी। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, पोलिनेशन इन मोनोइशियस प्लांट्स इज। अब मोनोइशियस प्लांट है, मोनोइशियस प्लांट है तो मतलब क्या है, कंडीशन बाइसेक्सुअल है। अब बाइसेक्सुअल कंडीशन है तो उसमें कॉमन चीज़ क्या होगी, सेल्फ पोलिनेशन।
ठीक है। अब सेल्फ पोलिनेशन के अलावा भी अगर मैं सेल्फ को ऑटो बोल दूँ, दूसरा क्या हो सकता है, जिटोनोगेमी हो सकती है। ठीक है, मतलब पॉसिबिलिटीज़ या तो दोनों की होंगी। ठीक है, यही बात है ना। बट मेनली अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी होगी, मोनोइशियस प्लांट के अंदर, वो कहीं ना कहीं ऑटोगेमी और जिटोनोगेमी दोनों की ही होगी। ठीक है जी, समझ आई इतनी बात। अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन यूका फ्लावर्स आर पोलिनेटेड बाय, देखो बच्चे मोथ एंड यूका, अगर आपको याद है मोथ एंड यूका के अंदर हमने म्यूचुअलिज्म को पढ़ा था। किसको पढ़ा था, म्यूचुअलिज्म को। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमिंग बर्ड जो होते हैं वो बेस्ट आंसर है, जो यूका प्लांट को पोलिनेट करते हैं। और ये जब बर्ड से पोलिनेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिली। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, ऑर्निथोफिली। यानी व्हेन pollination is done by the help of birds biotic agent, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिली। समझ आई इतनी बात। ठीक है, अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉलिनेशन इन ग्रासेस इज कॉमनली, देखो बच्चे ग्रासेस के अंदर जो पॉलिनेशन होगी वो किस वजह मतलब किस तरीके से होती है, तो वो बेसिकली किसके थ्रू होती है बच्चे, विद द हेल्प ऑफ एयर। एयर पॉलिनेशन होता है, उसको हम एनिमोफिली का भी नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, एनिमोफिली। जूफिली विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स। ठीक है, एंटोमोफिली विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स, एनिमोफिली विद द हेल्प ऑफ एयर, और नीथोफिली विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स। तो जो यहाँ बेस्ट सुटेबल आंसर जो बनेगा वो क्या निकल के आएगा, एनिमोफिली। ग्रासेस के अंदर, ठीक है, जूस टेरा वगैरह का अगर हमने एग्जांपल पढ़ा है एनसीईआरटी के अंदर, तो उसके अंदर वो क्या दिखाते हैं, वो एनिमोफिलिक फ्लावर शो करते हैं। ठीक है, जो पोलिनेशन होता है विद द हेल्प ऑफ एयर होता है, एबायोटिक एजेंट्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, वहाँ पे पॉलिनेशन को देखते हैं। इतनी बात समझ आई या नहीं आई, आई थिंक समझ आ गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। वेल एक्सपोज स्टेमन्स एंड फीदरी स्टिग्मा आर कॉमन इन, देखो अब हमें क्या दी है जी, क्या हमें दो कंडीशंस दी हैं। एक तो क्या है, स्टेमन एक्सपोज्ड होने चाहिए, मतलब इजीली आपको आइडेंटिफाइबल हो। दूसरा क्या हो, फीदरी स्टिग्मा हो, यानी स्टिग्मा के ऊपर एक फेदर लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलपमेंट हो। वो किसके अंदर कॉमन है, एनिमोफिलिक फ्लावर के अंदर, हाइड्रोफिली के अंदर, जूफिली के अंदर, या थीरोफिली के अंदर। ठीक है, अब थीरोफिली तो हमने कभी सुना ही नहीं, तो इसको तो हम साइड कर लेते हैं। अब बच गए क्या है, एनिमोफिली, हाइड्रोफिली एंड जूफिली। अब इनमें से ये बताना है किसके अंदर वो चीज़ कॉमन है। अब हाइड्रोफिली के अंदर ये कंडीशंस नहीं होती हैं, जूफिली के अंदर एनिमल्स का रोल है तो वहाँ पे भी नहीं होती हैं। अब वेल एक्सपोज्ड स्टेमन किस लिए चाहिए, फिदरी स्टिग्मा किसके लिए, ताकि एयर का रोल, अब फिदरी स्टिग्मा में किसका रोल है, एयर का। एक्सपोज स्टेमन किस लिए चाहिए, ताकि इसके अंदर से क्या हो, ईजिली पॉलन ग्रेन्स डिस्पर्सल ईजिली हो। तो ये कंडीशन सारी किसके एक्सप्रेस कर रही हैं, एनिमोफिली को एक्सप्रेस कर रही हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एनिमोफिलस फ्लावर्स आर विद, देखो एनिमोफिलस फ्लावर क्या होते हैं मुझे, कैसे होते हैं, प्रोटोगाइनस होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, यूनिओव्यूलेट होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, प्रोटोगाइनस जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर पहले डेवलप हो जाता है वो चीज़, बाइसेक्सुअल जिसके अंदर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हो, यूनिओव्यूलेट जिसमें सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट हो, अट्रैक्टिव ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर कलर का जो कोऑर्डिनेशन हो वो ज़्यादा हो। तो जो एनिमोफिलस फ्लावर होते हैं वो बेसिकली यूनिओव्यूलेट नेचर के होते हैं, सिंगल ओव्यूल कंटेनिंग होते हैं। ठीक है, आंसर मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ओके मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 45। देखो फिर 45 क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग सिल्की हेयर लाइक स्टाइल्स, फीदरी स्टिग्मा ऑफ कॉर्न कॉब ट्रैप पोलन ड्यूरिंग, देखो लॉन्ग हैं, ठीक है, सिल्की हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, किसके बच्चे, स्टाइल के। और स्टिग्मा कैसा है, फिदरी है, किसके अंदर, कॉर्न कॉब के अंदर, भुट्टा खाते हैं ना। ट्रैप द पोलन, अब पोलन को ट्रैप करने के टाइम पे किसका रोल है वो हमें बताना है। ठीक है,
जूफिली का है, एनिमोफिली का है, हाइड्रोफिली का है, ऑर्निथोफिली का है, ये हमसे पूछा गया है। तो अब देखो जूफिली के अंदर किसका रोल है? एनिमल्स का रोल है, ठीक है। एनिमोफिली, अब देखो पीछे भी एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर हम स्टाइल को लॉन्ग बता रहे थे, ठीक है, स्टेमन को लॉन्ग बता रहे थे, स्टिग्मा को फिदरी बता रहे थे, मतलब किसका रोल आया था? एयर का रोल आया था। यहाँ पे भी क्या है? स्टिग्मा क्या है? फिदरी है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? एनिमोफिली। समझ आया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस इन एनिमोफिलस प्लांट। किस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस शो होता है किसके अंदर बच्चे? एनिमोफिलस यानी वही एयर पॉलिनेशन, ठीक है। अब उसके अंदर जो स्पाइक्स होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चे? कंपाउंड होते हैं। ये बिल्कुल सही है। हेड नहीं, अम्बल शेप नहीं, कोरिम्ब नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? कंपाउंड स्पाइक, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग रिबन लाइक पोलन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। रिबन लाइक पोलन किसके अंदर होते हैं? एनिमोफिलस फ्लावर में, हाइड्रोफिलस में, ऑर्निथोफिलस में, या चिरोटेरोफिलस के अंदर? तो जो आंसर आ जाएगा वो हाइड्रोफिलस आ जाएगा। रिबन लाइक पोलन किसके अंदर होते हैं? हाइड्रोफिलस। जो वाटर पोलिनेशन शो करते हैं फ्लावर्स, उनके अंदर ये हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जूस्टेरा पोलिनेशन इज टेक्स प्लेस बाय। जूस्टेरा के अंदर हाइपोहाइड्रोफिली होता है, एपीहाइड्रोफिली होता है, ऑर्निथोफिली होता है, या ओपियोफिली होता है? ये हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो वो क्या दिखाते हैं बच्चे? हाइपोहाइड्रोफिली। जब पोलिनेशन हो रही है इनसाइड द वाटर तो उसको हम बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली, और जब सरफेस के ऊपर होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एपीहाइड्रोफिली। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है या नहीं है? ठीक है। अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एपीहाइड्रोफिली इज बेस्ट डोमिनेटेड इन। अब एपीहाइड्रोफिली किसके अंदर होती है ये हमसे पूछा गया है, तो वो वेलिस्नेरिया के अंदर होती है, यानी सरफेस के ऊपर क्या होता है? पॉलिनेशन होता है, ठीक है। अब आंसर्स बाकी जो है हमारे ऑप्शंस डिग्रेड हो जाएंगे, आंसर जो हमारा निकल के आएगा वो क्या आएगा? वेलिस्नेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पॉलिनेशन बाय एनिमल्स इज नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं? जूफिली का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं जी? जूफिली का, ठीक है। द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय बैट्स, बैट्स से जो निकल के आती है उसको क्या? चिरोटेरोफिली का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? चिरोटेरोफिली। इफ पोलन डायरेक्टली डिपॉजिट ऑन ओव्यूल्स इट इज कॉल्ड। देखो बच्चे, अब पोलन ग्रेन्स डायरेक्टली अगर ओव्यूल्स के ऊपर डाल दिए जाएं तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको हम डायरेक्ट पोलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट पोलिनेशन। अब एग्जाम्पल ऑफ हार्कोगेमी, हार्कोगेमी का एग्जाम्पल कौन सा है? तो हिबिस्कस जो है हमारा वो एग्जाम्पल होता है किसका बच्चे? हार्कोगेमी का, ठीक है। पॉलिनेशन बाय स्क्वायरल्स इज नोन एज, अब स्क्वायरल्स से जो पॉलिनेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम थीरोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीरोफिली। क्लियर है इतनी बात? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पोलन इज रिलीज्ड बिफोर स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव इट इज कॉल्ड। अब पोलन रिलीज हो गया, स्टिग्मा रिसेप्टिव बना ही नहीं है, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? प्रोटोगाइनी बोलेंगे, हेटेरोस्टाइली बोलेंगे, हर्कोगेमी बोलेंगे, या प्रोटोएंड्री बोलेंगे? ये हमसे पूछा जाता है, तो वो क्या है? प्रोटोएंड्री। क्योंकि क्या है, जो हमारा मेल पार्ट है वो जल्दी मैच्योर हो गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली जीनोगेमी अकर्स इन। जीनोगेमी किसके अंदर होगी? देखो, क्रॉस पोलिनेशन सिर्फ किसके अंदर हो सकती है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर, यानी डाईईसियस कंडीशन के अंदर। तो डाईईसियस प्लांट्स के अंदर क्या होगी? जीनोगेमी होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वाटर हाइसेंथ पोलिनेशन टेक्स प्लेस बाय। देखो, नाम से सिर्फ वाटर हाइसेंथ है, ये कैसी टर्म है? ये हमारी मिजनोमर टर्म है। इस तरीके के क्वेश्चंस गलत होते हैं, ठीक है। अब यही क्वेश्चन आया हुआ है स्टेट के अंदर, ठीक है। अब वाटर हाइसेंथ में पोलिनेशन किससे होगा? अब पोलिनेशन किससे होगा? देखो, हमारा ध्यान सबसे पहले किस पे जाता है? वाटर के ऊपर जाता है, लेकिन इसका आंसर ये नहीं है। इसका आंसर क्या होता है? या तो विंड से होता है या फिर इंसेक्ट से होता है, ठीक है। क्लियर है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है। अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं वो आ जाएंगे भाई किसके ऊपर? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के ऊपर और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के ऊपर। अभी तक हमने कितने क्वेश्चन किए हैं? अप्रोक्सीमेट 57 क्वेश्चन हमने यहाँ तक कर लिए हैं। अब हम 65 क्वेश्चंस और करेंगे। कितने क्वेश्चंस और करेंगे? 65 क्वेश्चंस, जो बेस्ड होंगे इस पूरे चैप्टर के ऊपर, ठीक है। टोटल 122 क्वेश्चंस हम इसके अंदर करने वाले हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हम बाकी क्वेश्चंस को करेंगे, हाफ जो चैप्टर हमारा पेंडिंग है उसको करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको करना क्या है? एनसीईआरटी को रिवाइज कीजिए, साथ के साथ इन क्वेश्चंस को डील अप कीजिए। जैसे देखो, रिपीटेशन तो क्या पता कब किस क्वेश्चन की हो जाए, बट आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। लाइक आपको, अगर हम 50 क्वेश्चंस यहाँ डील कर रहे हैं, 45 क्वेश्चंस आप ठीक कर रहे हैं,
42 आप कर रहे हैं, 40 आप कर रहे हैं, 36 कर रहे हैं, 35 कर रहे हैं, या फिर आउट ऑफ 48 कर रहे हैं, 47 कर रहे हैं, 50 आउट ऑफ 50 कर रहे हैं, ठीक है, 60 आउट ऑफ 60 कर रहे हैं, मतलब कहाँ आप अपने आप को स्टैंड कर रहे हैं वो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। इस तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल के साथ भी जुड़े रहिए। हमें सब्सक्राइब जरूर करें, बायोबीट्स के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विद अस। ऐसे ही आपके लिए वीडियोस हम लगातार लेके आते रहेंगे। थैंक यू।